एक चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। इसका दूसरा भी नाम है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट, या इसे हम कहते हैं मायोन्यूरल ब्लॉकिंग एजेंट। तो ये है कि तीनों नाम से ये पूछा जा सकता है, इसलिए तीनों नाम पर ध्यान देना आवश्यक है। इस चीज़ को समझने से पहले, चूँकि ये जो है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स है, तो इसका एक्शन मोटार एंड प्लेट पर होता है। तो यहाँ जस्ट एक छोटा सा डायग्राम है जो कि नर्व है, नर्व का डायलेटेड पार्ट जो है टर्मिनल पार्ट है। जो डायलेटेड पार्ट न्यूरॉन का जो होता है, इसमें वेसिकल्स है जिसमें एसिटाइलकोलिन पाए माइटोकॉन्ड्रिया एसिटाइलकोलिन पाया जाता है। ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये मसल्स का है, तो मोटार इंड ये कहा जाएगा मसल्स का, और स्केलेटल मसल। और हम सभी जानते हैं कि स्केलेटल मसल में निकोटेनिक रिसेप्टर होता है, तो ये यहाँ देखिए निकोटेनिक रिसेप्टर है। और जो इम्पल्स जब यहाँ आएगा, तो इम्पल्स यहाँ से मोटार इनफ्लेट में जाने के लिए एसिटाइलकोलिन का सिक्रेशन होता है। ये जो गैप है साइनेप्टिक क्लेफ्ट है जिसमें एसिटाइलकोलिन का सिक्रेशन होता है, और एसिटाइलकोलिन का सिक्रेशन होगा, डिपोलराइजेशन क्रिया होगा, कैल्शियम का रोल होगा, तब कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जनरल फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन का ये है, जो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े भी होंगे। तो यहाँ है मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं उत्पन्न करना, बल्कि मसल रिलैक्सेंट है, यानी मसल में रिलैक्सेशन उत्पन्न करना। तो यहाँ पर इस डायग्राम पर ये ध्यान देना है कि यहाँ कई लेवल पर ये मसल रिलैक्सेशन उत्पन्न कर सकता है। पहला लेवल तो ये है कि इसका रिलीज यहाँ से जो वेसिकल में है, तो यहाँ से रिलीज नहीं हो, एसिटाइलकोलिन का रिलीज नहीं हो। दूसरा लेवल ये हो सकता है कि निकोटेनिक रिसेप्टर जो है, निकोटेनिक रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन नहीं करने दे रिसेप्टर। तो ये कई लेवल से ये हो सकता है। तीसरा कंपैरेटिव इनहिबिशन हो सकता है। तो और ये सब जो है ये पेरिफेरल रीजन में हो रहा है। और एक इसका दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है सेंट्रल लेवल पर एक्शन। तो इसलिए जो है सिंपल तो पहला डिफिनेशन यही है कि दोज एजेंट दैट रिमूव और इनहिबिट स्पाज्म of the skeletal muscle without interfering consonant and normal voluntary movement। मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन के वजह से स्पाज्म उत्पन्न होता है, अगर कॉन्ट्रैक्शन तीव्र गति से हो रहा है तो स्पाज्म उत्पन्न होगा, तो स्पाज्म के कारण प्रॉब्लम होता है। तो स्पाज्म से जो स्पाज्म को हटाता है, रिमूव करता है, और बिना कॉन्शसनेस को प्रभावित किए हुए, माने चेतना बिना चेतना के ह्रास के और वॉलंटिज सामान प्रक्रिया को प्रभावित किए हुए जो स्पाज्म से आराम पहुंचाता है, रिलीफ उत्पन्न करता है, वो मसल रिलैक्सेंट कहलाता है। तो ये सिंपल इसका डिफिनेशन हुआ। अब डिफिनेशन के बाद ये इसका क्लासिफिकेशन। तो जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन, तो पहला लेवल जो होगा वो सेंट्रल एक्टिंग, मतलब जो रिलैक्सेशन उत्पन्न करेगा वो पेरिफेरल प्रोसेस के द्वारा नहीं, बल्कि सेंट्रल एक्शन सीएनएस एक्शन के द्वारा होगा। तो इसमें निम्नलिखित सब इसका डिवीजन है। एंटी एंग्जाइटी एजेंट, जिसका एग्जाम्पल डायजेपाम है, ये हम दूसरे चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि सेडेटिव हिप्नोटिक के अंदर आता है, तो यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत है एंटी पार्किंसंस ड्रग। तो चूंकि पार्किंसनिस बीमारी में भी जो है स्पाज्मेटिक होता है, स्पाज्म उत्पन्न होता है, रिजिडिटी होता है, ट्रीमर होता है, तो वो उससे आराम पहुंचाता है। तो सीएनएस प्रभाव के कारण ही होता है वो, ये हम ऑलरेडी पार्किंसनिज्म वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एमांटेडिन और एल्डोपा के बारे में, तो यहाँ भी ये डिस्कस डिटेल में हम नहीं करेंगे। इसी के अंतर्गत है गावा एनालॉग्स, जिसमें बैक्लोफेन है, और इसी के अंतर्गत नेक्स्ट जो है अदर्स, जिसमें मेफेनेसिन और क्लोरफेनेसिन ये है। तो ये सेंट्रल एक्टिंग के अंतर्गत हुआ। उसी प्रकार इसका दूसरा जो मेजर पार्ट है वो है पेरिफेरल एक्टिंग, जिसमें कि निम्नलिखित सब डिवीजन है। दो, ब्लॉकिंग द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, जैसा कि हम अभी फिगर में बता रहे थे, ट्रांसमिशन इम्पल्स यानी कंडक्शन जो है एक
न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर साइनेप्टिक क्लैप से अ, होता है, तो वो ट्रांसमिशन को जो ब्लॉक करता है टेट्राडोटॉक्सिन इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट नेक्स्ट है डोज ब्लॉकिंग द सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। जैसा कि हम अभी उस फिगर में बता रहे थे कि वेसिकल में वहाँ पर जहाँ पर साइनेप्सिस होता है वहाँ पर एसिटाइल कोलिन का निर्माण होता है। तो जो निर्माण को रोकता है हेमिकोलिनियम इसका एग्जाम्पल है। फिर इसी के अंदर नेक्स्ट है डोज ब्लॉकिंग द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। अगर निर्माण हो गया, वो वेसिकल के अंदर जमा है, फिर वहाँ से उसको रिलीज नहीं होने देगा, तो भी जो है ट्रांसमिशन नहीं होगा इम्पल्स का। और एक्चुअल में एसिटाइल कोलिन आप लोग सभी जानते हैं, एसिटाइल कोलिन जो है काउजेज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, चाहे वो स्केलेटल मसल हो, यहाँ स्केलेटल मसल की बात हो रही, चाहे स्मूथ मसल हो, तो सभी मसल में कॉन्ट्रैक्शन काउज करता है। तो यहाँ जो है इसका उल्टा एक्शन और रिलैक्सेशन उत्पन्न करना है, तो इसलिए जो है एसिटाइल कोलिन के जो रिलीज को जो ब्लॉक करेगा, तो इसमें है स्ट्रेप्टोमाइसिन, बोtulinum टॉक्सिन। इसी के अंतर्गत नेक्स्ट इसका सब डिवीजन है दोज विच प्रोड्यूस कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ निकोटेनिक रिसेप्टर और नॉन डिपोलराइजिंग। देखिए रिसेप्टर जैसे हम बताए थे कि सेंट्रल मसल में जो मोटार एंड प्लेट है वहाँ पर निकोटेनिक रिसेप्टर, जैसे कि हम फिगर में दिखाएं अभी, तो निकोटेनिक रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन नहीं होने देगा, इसमें कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कॉज करता है। यहाँ पर रिसेप्टर के साथ जो प्रभाव को रोकता है, लेकिन ये यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है नॉन डिपोलराइजिंग, यानी पोलराइजेशन को नहीं प्रभावित करता है। पोलराइजेशन एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसमें जो है सोडियम आयन, पोटासियम आयन और कैल्शियम आयन का रोल होता है, एक्शन पोटेंशियल डेवलप करता है जिसको डिपोलराइजेशन कहते हैं। तो यहाँ नॉन डिपोलराइजेशन माने इन सब प्रक्रिया को प्रभावित किए सिर्फ रिसेप्टर इंड्यूस जो इंटरेक्शन है उसको रोकता है। तो ये चीज़ें हैं, और इसका एग्जाम्पल है जिसके बारे में हम डिटेल में इसी का बारे में हम पढ़ेंगे, डी टिवोपुरानिन, गेलामिन, ये है। और इसी के अंतर्गत लास्ट में जो सब डिवीजन है पेरिफेरल रीजन में कार्य करने वाले, वो है दोज विच प्रोड्यूस परसिस्टेंट डिपोलाइजेशन। यहाँ था नॉन डिपोलराइजिंग, यहाँ है, तो इसलिए क्लासिफिकेशन याद करते समय ही अगर ये ध्यान दिया जाए कि कौन सा वर्ड किस में है, तो उसी के आधार पर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहीं पर क्लियर हो जाता है। परसिस्टेंट डिपोलाइजेशन मतलब डिपोलराइजेशन को परसिस्ट करते हुए ब्लॉकिंग उत्पन्न कर रहा है, तो इसलिए डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स भी कहा जाता है। और ये जो है यहाँ इसका एग्जाम्पल है सक्सिनाइल कोलिन, इसका एग्जाम्पल, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन अब कुछ ड्रग के बारे में डिस्कस करते हैं। डी ट्यूबोकुरानिन, डी ट्यूबोकुरानिन एक प्लांट स्टिकनोस में पाए जाने वाला अल्कोलॉइड है, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है, जैसा कि हम अभी क्लास में बता रहे थे कि निकोटेनिक रिसेप्टर जो होता है उसको, उसके इंटरेक्शन को ये ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से कैल्शियम का मूवमेंट नहीं हो पाता है, और आगे की प्रक्रिया होगा ही नहीं, न डिपोलाइजेशन होगा, न एसिटाइल कोलिन का रिलीज होगा, केवल निकोटेनिक रिसेप्टर ब्लॉक करने की वजह से। तो ये सिंपल इसका मैकेनिज्म है। और इसका विभिन्न सिस्टम पर क्या एक्शन है, तो मुख्य जो इसका एक्शन है स्केलेटल मसल पर, तो ये आपको स्केलेटल मसल में किस तरह का प्रभाव उत्पन्न करा। डी ट्यूबोकुरानिन कॉम्पीट विद द निकोटेनिक रिसेप्टर, कॉम्पीट का मतलब कंपटीशन होता है, निकोटेनिक रिसेप्टर और डी ट्यूबोकुरानिन के साथ कंपटीशन होता है, और जिस तरह से जो है एसिटाइल कोलिन को इंटरेक्शन रिसेप्टर के साथ नहीं होने देगा। तो यही कंपटीशन है कि रिसेप्टर एक है और उसके साथ ये दोनों, ये एक तो ड्रग हो गया डी ट्यूबोकुरानिन और एसिटाइल कोलिन, तो यहाँ कंपटीशन हो रहा है। तो इसलिए जो है डी ट्यूबोकुरानिन एसिटाइल कोलिन को इस रिसेप्टर निकोटेनिक रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन नहीं होने देगा। तो ये सिंपल इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। सीवीएस एक्शन बहुत, इसका कोई सिग्निफिकेंट एक्शन सीवीएस पर नहीं होता है, लेकिन हाउएवर चूंकि इसमें ये जो है डी ट्यूबोकुरानिन जो है वो हिस्टामिन को रिलीज करता है,
एक एक्शन इसका है, हिस्टामिन को रिलीज करता है जिसकी वजह से, तो इसके वजह से बीपी जो है कम हो सकता है, बीपी मैंने ब्लड प्रेशर जो है डिक्रीज होगा। नर्वस सिस्टम पर भी इसका कोई एक्शन नहीं है, तो बस ये देना। और स्किन पर जैसा कि अभी बताया कि हिस्टामिन का रिलीज होता है, तो हिस्टामिन का रिलीज होने की वजह से जो है जो भी एक्शन होता है, तो चूंकि हिस्टामिन मेडिटेट एक्शन होता है, तो इसलिए यहाँ जो अगर जो भी एक्शन हिस्टामिन मेडिटेट हो रहा है, तो उसको एंटी हिस्टामिन के द्वारा जो है ब्लॉक किया जा सकता है, काउंटर एक्ट किया जा सकता है, सिंपल। ये है थेरेपेटिक यूज डिट्रोक्लोरानिन का। तो जो चीज़ हम मुख्य पढ़ रहे हैं, स्पाज्म को दूर करना, स्पेजिटिक मस्कुलर डिसऑर्डर, जो वो सारे मसल्स डिसऑर्डर जिसमें स्पाज्म उत्पन्न होता है, वायलेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। स्पाज्म का मतलब SPASM, स्पाज्म का मतलब होता है वायलेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। तो इन सब अगर इस प्रकार के डिसऑर्डर है तो उसमें इसका प्रयोग किया जाएगा। और दूसरा है डायग्नोस्टिक एजेंट माइस्थेनिया ग्रेविस के डायग्नोस्टिक एजेंट के रूप में। और इसका और एक है कि एडजेंट टू द अनेस्थेसिया, अनेस्थेसिया देने के समय एक सहायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और खास करके एब्डोमिनल सर्जरी के टाइम, और अगर बोन का डिसलोकेशन हो, चाहे बोन का फ्रैक्चर हो, तो उस समय जो अनेस्थेसिया दिया जाता है, तो उसके साथ इसको मिलाकर उसके सहायक के रूप में, एडजेंट्स के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सिंपल इसका डिट्रोक्लोरानिन का। दूसरा ड्रग जो है सक्सिनाइल कोलिन, जैसा कि अभी क्लासिफिकेशन में बता रहे थे, सक्सिनाइल कोलिन, इसका मतलब देखिए क्या, कोलिन माने इसका स्ट्रक्चर जो है इट रिजेंबल द स्ट्रक्चरली, माने स्टाइल कोलिन का स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर एक समान है, एक सार है, मिलता जुलता हुआ है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो कि इसके नाम से ही क्लियर है, स्पष्ट है। इट डज नॉट प्रोड्यूस रिसेप्टर ब्लॉकेज, तो ये तो हम अभी कह रहे थे कि रिसेप्टर लेवल पर ये ब्लॉकेज उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन ये क्या करता है, परसिस्टेंट डिपोलाइजेशन करते हुए जो है डिसेंसिटाइजेशन उत्पन्न करता है। यानी परसिस्टेंट डिपोलाइजेशन करते हुए जो सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम आयन का जो रिलेटिव मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट सैनिटाइज हो जाता है, डीसैनिटाइज हो जाता है। इट हैज शॉर्ट, और उसके तुलना में डिट्रोक्लोरानिन के तुलना में इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम होता है। और इसका विशेष रूप से ये जो मसल्स रिलैक्स करता है, वो लिम्ब के मसल, नेक के मसल में रिलैक्सेशन प्रभाव ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ज़्यादा प्रभावशाली होता है। और ये उसकी तुलना में डिट्रोक्लोरानिन के बारे में जो अभी हम स्टडी किए, तो उसके तुलना में इसके द्वारा हिस्टामिन का रिलीज नहीं होता है। तो ये इन दोनों में जो एक डिफरेंस जो है एक्शन में, वो ध्यान रखने वाली बात है। तो वैसे ही इसका जो थेरेपेटिक यूज होगा वो डिट्रोक्लोरानिन के समान ही होता है। इसका एडवर्स इफेक्ट कार्डियक अरेस्ट, एरिथमियाज और इंट्राऑकुलर प्रेशर को ये बढ़ाता है। नेक्स्ट जो ड्रग है मेफेनेसिन, जो कि याद कीजिए जो क्लासिफिकेशन में अभी हम बता रहे थे कि क्लासिफिकेशन में सेंट्रल एक्टिंग, यहाँ जो एक्शन जो है सेंट्रल एक्टिंग, तो ये ध्यान देना है कि सेंट्रल एक्टिंग एक्शन के वजह से जो स्पाज्म उत्पन्न होता है, तो स्पाज्म जैसा सिंड्रोम उत्पन्न होता है। तो हम सभी जानते हैं कि पार्किंसोनिज्म में ये सब जो बीमारी होती है उसमें स्पाज्म कन्वर्जन होता है, स्पाज्म उत्पन्न होता है। तो उन सब बीमारी के वजह से जो स्पाज्म उत्पन्न होता है, तो उस स्पाज्म को हटाने के लिए, रिलीफ उत्पन्न करने के लिए जो है मेफेनेसिन का जो प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर। तो मेफेनेसिन का प्रयोग यहाँ देखिए जो विशेष रूप से जो इसका प्रयोग होता है स्पाज्म, देखिए दो तरह से हम बताएं कि जो सीएनएस प्रभाव होता है, तो सीएनएस प्रभाव में एनालिप्टिक्स, तो एनालिप्टिक्स सीएनएस को स्टिमुलेट करता है, जिसका एग्जांपल आपका स्टेक्निन है, एनालिप्टिक है। तो इसके वजह से कन्वर्जन उत्पन्न होता है, यानी स्पाज्म, कन्वर्जन क्या है, वायलेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, यानी स्पाज्म उत्पन्न होता है। और इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से स्पाज्म उत्पन्न हो सकता है। तो ये दो की वजह से जो स्पाज्म हो सकता है, तो इस स्पाज्म को ये बिना ट्रांसमिशन को प्रभावित किए हुए ये कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये सेंट्रली एक्टिंग का ये एग्जांपल है। तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा वो पेरिफेरल स्तर पर नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है।
अगर क्लासिफिकेशन याद है तो इसको बहुत आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। थेरेपेटिक यूजेस क्या होगा, प्रिवेंट स्पाज्म ऑफ टेटनस। तो देखिए टेटनस में सीएनएस प्रभावित होता है तो उसकी वजह से स्पाज्म होता है, तो उससे टेटनस इंड्यूस स्पाज्म को, और इपिलेप्सी में भी स्पाज्म उत्पन्न होता है जो सीएनएस प्रभाव के कारण ही होता है। तो इन दोनों के उत्पन्न जो स्पाज्म है या कन्वल्जन है उसको ये दूर करता है, हटाता है, रिमूव करता है। तो वही लिखा है, इट प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम द पेन ऑफ। तो स्पाज्म के वजह से जो पेन इन सब कंडीशन में, रेक्टाइटिस है तो इस कंडीशन में जो पेन होगा स्पाज्म की वजह से, मायोसाइटिस है, मायल्जिया है, फाइब्रोसाइटिस है, तो इन सब में जो है इसका थेरेपेटिक एप्लीकेशन होता है। इसका एडवर्स इफेक्ट अटैक्सिया, सलर्ड स्पीच और इरिटेशन हो सकता है। नेक्स्ट है गेलामिन, ये सिंथेटिक, एक सिंथेटिक ड्रग है और इसका एक्शन जो है डिट्यूबोकुरारिन के तरह ही होता है, लेकिन उसके तुलना में इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो कम होता है, छोटा होता है। और एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि गेलामिन जो होता है ये जैसे डिट्यूबोकुरारिन की तरह ये हिस्टामिन को रिलीज नहीं करता है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट योर मसल रिलैक्सेंट